हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सोनू कुमार स्वागत करता हूं आपका डोयल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज संविधान का 8वां वीडियो है। 7 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। कल की वीडियो में हमने सोर्स पढ़े थे संविधान के, संवैधानिक स्रोत, किस देश से हमारे संविधान में क्या क्या चीज़ें आई, क्या क्या व्यवस्था लागू हुई, इस तरह की चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे कल की क्लास के। आज की वीडियो है संविधान की अनुसूचियाँ। आपको पता ही होगा हमारे संविधान में वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कभी कभी कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, उसके बाद कौन कौन सी अनुसूची कब कब जोड़ी गई और किस अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। क्लास 8 संविधान की अनुसूचियाँ। मैंने सारी चीज़ यहाँ पे लिख दी हैं। आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। तो हम शुरुआत करते हैं अपना पहला प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची, उसके बाद दूसरी तीसरी मैंने सारी यहाँ पे लिखी हैं, आपने देख ली होंगी। ठीक, कौन सी कब जुड़ी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैं बताऊंगा आपको, साथ के साथ वो नोट करते हुए चलना है। ठीक है, तो आज हम बात कर लें पहले प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। तो आप हेडिंग डालेंगे प्रथम अनुसूची, उसमें लिखेंगे राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण। पहली अनुसूची में भारत के राज्य और उसके संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण, उनका विस्तार, उनका उल्लेख किया गया है पहली अनुसूची में। क्लियर है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण। नेक्स्ट है हमारा अनुसूची नंबर 2। तो इसमें अनुसूची नंबर 2 में है मुख्य पदाधिकारियों की वेतन भत्ते का विवरण। अनुसूची नंबर 2 में क्या बात का प्रावधान है, मुख्य पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते का उल्लेख किया गया है। उनके वेतन और उनके अनाउंसमेंट यानी उनके भत्तों का उल्लेख किया गया है। तो मुख्य पदाधिकारियों में मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। उसके बाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैग, कंट्रोलर, ऑडिटर ऑफ जर्नल, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त आदि, और कई सारे लोग हैं। तो अनुसूची नंबर 2 में हमें ध्यान रखना है क्या है, अनुसूची नंबर 2 में वेतन का उल्लेख। किसका वेतन, मुख्य पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख। जैसे इनमें से हम थोड़े 2-4 नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का मतलब इसके स्थान पर कभी कभी आ जाता है कि राज्यसभा के सभापति। तो दोनों का मतलब एक ही है, जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति भी कहलाता है। ठीक है, कैग हो गया और सीसी, तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है सभापति और उपराष्ट्रपति में। नेक्स्ट नंबर 3 पे आता है हमारा अनुसूची नंबर 3। इसमें है मुख्य पदाधिकारियों की शपथ का विवरण। मुख्य पदाधिकारियों की शपथ का विवरण यानी हमारे संविधान में जो भी मुख्य पदाधिकारी हैं उनकी शपथ का विवरण भी दिया गया है। उसके लिए एक सेपरेट अनुसूची है जिसमें इनकी शपथ का उल्लेख है। इनको शपथ लेनी होती है संविधान पे, संविधान की जो कॉपी होती है उस पर हाथ रखकर अपने कर्तव्य की। तो एक शपथ का उल्लेख भी है अनुसूची नंबर 3 में। तो मुख्य पदाधिकारियों की शपथ का विवरण है, तो इसमें शपथ किस किस की, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, किस किस की शपथ, तो मैंने ऊपर लिखवाया है हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, कैग हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, सीसी हो गया। तो यहाँ से एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि अनुसूची नंबर 2 में जितने भी व्यक्ति मैंने लिखवाए हैं, जैसे राष्ट्रपति लिखवाया, उपराष्ट्रपति, कैग हो गया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए और हाई कोर्ट के, तो ध्यान रखेंगे अनुसूची नंबर 3 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है। अनुसूची नंबर 3 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद माना जाता है भारत में, देश का सर्वोच्च पद, महामहिम। तो उनकी शपथ के लिए एक सेपरेट अलग से आर्टिकल दिया गया, आर्टिकल नंबर 60।
तो उनकी शपथ के लिए अलग वो आर्टिकल है, वहाँ उनको उस आर्टिकल के थ्रू शपथ दिलाई जाती है। तो ध्यान रखना, आगे से क्वेश्चन अब अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान नहीं है, तो वो कौन मिलेगा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के लिए एक अलग से आर्टिकल दिया गया है। क्लियर है? कोई डाउट? आगे हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 4। अनुसूची नंबर 4 में है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का उल्लेख किया गया है अनुसूची नंबर 4 में। बंटवारे का उल्लेख का मतलब यानी जनसंख्या के हिसाब से सीटों का बंटवारा किया गया। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ से ज़्यादा सीटें आएंगी, जिस राज्य में जनसंख्या कम है वहाँ से कम सीटें आएंगी। ठीक है, तो जैसे हम देखें उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा अपना प्रतिनिधित्व भेजता है राज्यसभा में, सबसे ज़्यादा 31 सीटें किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा। तो यहाँ सीटों के बंटवारे का उल्लेख किया गया हमारे राज्यसभा के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पे संसदीय प्रणाली, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि संसदीय प्रणाली जो है व्यवस्था हमारी कहाँ से अपनाई गई है, वो ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से जो हमारी संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, संसद में राज्यसभा लोकसभा दोनों तो यदि मैं देखूँ एक बात पे हम गौर करें तो ये हूबहू कॉपी होके नहीं आया है कि वहाँ से कट पेस्ट करके कॉपी अपने संविधान में किया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो प्रावधान हो सकता है उनके जैसा, लेकिन सेम टू सेम कॉपी नहीं है। इसका छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। क्या ब्रिटेन में जो अपर हाउस है, जैसे भारत में भारतीय संसद का अपर हाउस राज्यसभा, तो ब्रिटेन की संसद का अपर हाउस है हाउस ऑफ कॉमन्स। वहाँ पे क्या होता है, जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो वंशानुगत होता है उनका पद। तो क्या भारत में भी वंशानुगत है? भारत में क्या वंशानुगत है राज्यसभा के सदस्यों का पद? नहीं। तो हूबहू उसकी कॉपी नहीं है, उसमें संशोधित करके चीज़ों को मॉडिफाई करके यहाँ पे लाया गया। मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि क्यों। ठीक है, इसका क्या कारण था कि जो चीज़ें वहाँ सही हों जरूर नहीं हो यहाँ भी सही हों, तो इसलिए उसको मॉडिफाई किया गया, उसमें संशोधन किया गया, तब वो जाके यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ भारतीय संविधान में। वैसे अगर देखा जाए तो अमेरिका के संसदीय प्रणाली से भी राज्यसभा नहीं मिलता है। कारण क्या है, यहाँ पे इलेक्टेड होके आते हैं। अगर अमेरिका में बात करें तो वहाँ भी इलेक्टेड होके आते हैं। अगर मैं अमेरिका में बात करूँ तो वहाँ भी जो राज्यसभा के सदस्य हैं वहाँ भी इलेक्टेड होके आएंगे। वहाँ जो राज्यसभा अपर हाउस उसको बोलते हैं सीनेट, अमेरिका का जो अपर हाउस है उसको बोलेंगे सीनेट। यहाँ राज्यसभा ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स, तो यहाँ भी इलेक्टेड होकर आएंगे, वहाँ भी इलेक्टेड, ये सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जनसंख्या के हिसाब से सीटें आती हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहाँ प्रत्येक स्टेट से 2 सीटें आएंगी, चाहे जनसंख्या अधिक हो या जनसंख्या कम हो, तो वहाँ भिन्नता हो गई। ठीक है, तो ये मिलता जुलता नहीं है किसी से भी, तो इसमें विविधताएँ हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान जो कॉपी नहीं किया गया। ठीक है, तो यहाँ से चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का उल्लेख। उम्मीद है बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 5। अनुसूची नंबर 5 इसमें है अनुसूचित जाति SC तथा अनुसूचित जनजाति यानी ST क्षेत्रों के नियंत्रण एवं प्रशासन के बारे में उल्लेख। यानी इसमें व्यवस्था दी गई है कि जहाँ भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उनके नियंत्रण एवं प्रशासन के बारे में उपबंध की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुसूची नंबर 6। 5 और 6 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। नंबर 6 में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख। यहाँ भी जनजाति, यहाँ भी जनजाति, तो ध्यान रखेंगे अनुसूची नंबर 5 में जो जनजातियाँ हैं वो सभी की बात की गई है, जबकि अनुसूची नंबर 6 में केवल 4 राज्यों की जनजातियों के बारे में बात की गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अगर इन राज्यों से संबंधित जनजातियों के बारे में प्रावधान पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे अनुसूची नंबर 6। अगर जनजातियों के बारे में पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे अनुसूची नंबर 5। क्लियर है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है। अब नेक्स्ट है हमारा 7वीं अनुसूची, अनुसूची नंबर 7, केंद्र व राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा।
केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा अनुसूची नंबर 7 में उसका उल्लेख किया गया है। यानी दोनों के बीच शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन कैसे? शक्ति का विभाजन किया गया 3 सूचियों के द्वारा। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची और नंबर 3 समवर्ती सूची। तो इन 3 सूचियों के द्वारा शक्ति का विभाजन किया गया केंद्र और राज्यों के मध्य। तो संघ सूची की यदि मैं बात करूं तो मूल संविधान में इसमें 97 विषय थे। संविधान हमारा बना तो मूल संविधान में इसमें 97 ऑब्जेक्ट यानी जो सब हमारे विषय हैं, जो भी आप बोल सकते हैं विषय, ठीक है, तो 97 थे। वर्तमान में कितने हो रहे हैं? 98। वर्तमान में कितने हो रहे हैं? 98। तो ध्यान रखेंगे जो संघ सूची है मूल संविधान में 97 विषय थे और वर्तमान में कितने? 98 विषय वर्तमान में हैं। राज्य सूची की मैं बात करूं तो मूल संविधान में 66 ही विषय थे, अब कितने हो रहे हैं? 59। वर्तमान में कितने? अब का मतलब क्या है? वर्तमान में कितने हैं? 59। अगर मैं बात करूं समवर्ती सूची की तो मूल संविधान में 47 विषय थे और अब कितने हो रहे हैं? 52। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे, वर्तमान में है 52। वर्तमान में 52 विषय। क्लियर है? उम्मीद है यहाँ से फर्स्ट से लेकर 7 तक आपको अनुसूची सारी क्लियर हो गई होंगी और आपको याद भी बड़ी आसानी से हो जाएंगी। अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 में क्या है? राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के उसके बारे में उल्लेख। नंबर 2 वेतन। किसका वेतन? मुख्य पदाधिकारी, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैग, सीसी आदि। नंबर 3 में क्या है? वेतन। जो ऊपर शपथ है उनका, जो ऊपर वेतन है उनका। नंबर 3 में क्या है? शपथ का उल्लेख। नंबर 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का उल्लेख। किसका? केंद्र और राज्यों के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से। नंबर 5 में क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख। नंबर 6 में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबंध। नंबर 7 में क्या हुआ? केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा। क्लियर है? नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची। मूल संविधान में यहीं तक ही अनुसूचियां थी, 8 तक। उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ गई। किसमें क्या प्रावधान हुआ देखते हैं। अनुसूची नंबर 8, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में है मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं, यानी भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख कहाँ किया गया? 8वीं अनुसूची में। तो भाषाएं कितनी है? 22। मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं। अब ये वर्तमान में 22 भाषाएं। यहाँ से अगर देखें तो मूल रूप से 14 भाषाएं थी, यानी मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन अब 22 हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे कि 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? केवल 14, और वर्तमान में कितनी है? 8। तो इस चीज़ को लिख लेंगे, मूल रूप से 14 भाषाएं थी लेकिन अब है 22। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाषा नंबर 15 कब जोड़ी गई, 16वीं कब आई और कौन सी थी? 17वीं, 18वीं, ठीक, ऐसे 22 तक। तो कब भाषा किस संशोधन के द्वारा किस वर्ष जोड़ी गई, भाषा का नाम, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मूल रूप से इसमें जब 14 भाषाएं थी तो 15वीं भाषा के रूप में किस भाषा को जोड़ा गया? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। 15वीं भाषा के रूप में कौन सी भाषा आई, कब आई? तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे 15वीं भाषा जो थी वो थी सिंधी। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी संविधान में जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में। कब? 21वां संशोधन 1967। जो सिंधी थी 21 अमेंडमेंट 1967 में हमारे संविधान में वो ऐड की गई, भाषा नंबर 15। उसके बाद 3 भाषाएं एक साथ आई, 16, 17 और 18। 3 भाषाएं एक साथ आई हमारी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली तीनों भाषाएं एक साथ आई 71वां संशोधन 1992। 71वां संशोधन 1992 में। तो 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई हैं 71वां संशोधन 1992 में। अच्छा, किसके शासनकाल में जोड़ी गई? तो ध्यान रखेंगे शासनकाल तो जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव।
1992 में पीवी नरसिम्हा राव, पीएम। तो 3 जो भाषाएं जुड़ी 1992 में, तो किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में जुड़ी? पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, 3 भाषा एक साथ आई, 16, 17, 18। उसके बाद 4 भाषाएं एक साथ आई, भाषा नंबर 18, 19, 20, भाषा नंबर हमारी 19, 20, 21 और 22। 18 तक तो आ गई, तो 19, 20, 21 और 22 क्रम से भाषा याद रखेंगे सीक्वेंस में। 19वीं भाषा के रूप में बोडो, उसके बाद डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, सबसे बाद में जोड़ेगी संथाली। लेकिन ये एक ही अमेंडमेंट के द्वारा आई। अमेंडमेंट था 92, 92वां संशोधन 2003, 92वां संशोधन 2003। तो 4 भाषाएं हमारी संविधान में एक साथ जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में जोड़ी गई? तो इसको याद रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। तो 2003 में 4 भाषाएं संविधान में एक साथ जोड़ी गई। तो टोटल 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाएं हो जाती है मिलकर, टोटल 22 भाषाएं। अब बात कर लेते हैं 8वीं के बाद 4 अनुसूचियां हमारी संविधान में जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई, किसके शासनकाल में जोड़ी गई, किसमें किस चीज़ का प्रावधान या किसके बारे में उल्लेख किया गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम तथा विनियमन। ठीक है, भूमि सुधार अधिनियम तथा विनियम, तो ये व्यवस्था की गई। तो मूल संविधान में अगर बात करें तो हमारे में 8 ही अनुसूचियाँ थी। 9वीं अनुसूची क्यों और कब जोड़ी गई, क्या इसकी ज़रूरत पड़ी, 9 के बाद 10वीं क्यों आई, 11वीं क्यों आई, 12वीं क्यों आई। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन के चांस बहुत हो जाते हैं कि कौन सी अनुसूची कब और उसमें किस चीज़ का उल्लेख या किस चीज़ का विवरण उसमें दिया गया। तो यहाँ से 9वीं अनुसूची के बारे में बात करूँ तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, पहला संशोधन था 1951 में, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची जुड़ी। 9वीं अनुसूची जुड़ी, तो क्या ज़रूरत पड़ी इसकी, क्या कारण था इसको लाने का? तो इसका सबसे बड़ा मेन कारण था, इसमें भूमि सुधार का आपने पढ़ा होगा, भूमि सुधार अधिनियम और विनियम। यानी जब 1951 की मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जब देश आज़ाद हुआ तो देश के विकास के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की ज़रूरत पड़ी, बड़े बड़े होटलों की, रेस्तरां की ज़रूरत पड़ी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो लोग थे उनकी ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया, ज़मीनों को खरीद लिया, लोगों से अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, अधिग्रहण का मतलब है उनको अधिग्रहित यानी मुआवजा देकर ज़मीन खरीदी। जैसे अभी भी कोई रोड बनती है तो जिसका खेत या जो भी चीज़ें रास्ते में पड़ती हैं तो गवर्नमेंट मुआवजा देकर उसको अडोप्ट कर लेती है, खरीद लेती है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हुई थी। लेकिन हुआ क्या, जब बिहार में ये सारी चीज़ें चल रही थी, बिहार में मैं बात कर रहा हूँ, तो उस समय व्यक्ति थे, उन्होंने चैलेंज किया इस चीज़ को कि जो सरकार है वो गलत कर रही है। यानी यहाँ पे इक्वलिटी यानी समानता का जो अधिकार है हमारा, यहाँ पे उसका दुरुपयोग हो रहा है। संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसका मिसयूज कर रही है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है उसका हनन कर रही है। तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया इसको। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, बातें हुई, रखी गई। तो क्या हुआ था, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार अधिग्रहण कर रही थी तो उस पर स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और बताया कि आप जो ये चीज़ें हैं लोगों के साथ गलत हो रही हैं, तो इसको तुरंत बंद किया जाए। तो वहाँ से जो अधिग्रहण हो रहा था भूमि का वो एकदम रोक दिया गया। जब रोक दिया गया तो सरकार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी की सरकार एक अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट था फर्स्ट, पहला अमेंडमेंट 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची लाई गई। 9वीं अनुसूची लाई गई और उसमें बात की व्यवस्था की गई कि 9वीं अनुसूची में जो भी अधिनियम और विनियम होंगे वो न्यायपालिका से यानी न्यायपालिका के रिव्यू से अलग रहेंगे। न्यायपालिका उन पर प्रश्न नहीं उठा सकती। अगर कोई व्यक्ति मुद्दा
न्यायपालिका लेकर जाएगा। अगर वो विषय 9वीं अनुसूची का है तो न्यायपालिका उसमें कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ की कि न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी 9वीं अनुसूची में जितने भी अधिनियम हैं। तो ये करके कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 9वीं अनुसूची इम्प्लीमेंट की। ठीक है, तो इसमें जो भी कानून होगा वो न्यायपालिका उसको प्रश्नगत उस मुद्दे को उस पर सुनवाई नहीं करेगी, भले ही कोई व्यक्ति उसको चैलेंज करे। ठीक है, तो इस तरह से 9वीं अनुसूची की आवश्यकता पड़ी। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। तो आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और क्या हुआ उसमें, भूमि सुधार अधिनियम और विनियम। तो किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में ये हुआ, तो आप लिख लेंगे, यहाँ पे जगह नहीं है तो आप लिख लेंगे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची की, अनुसूची नंबर 10। इसमें बात की गई दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून तथा संसद व राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में उपबंध। दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात करूं तो कुछ ऐसे लोग जो दल बदलू होते हैं, यानी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, किसी लालच से, किसी कारण से, तो उस चीज़ को रोकने के लिए तो गवर्नमेंट लाई दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। ऐसा ना हो कि लालच देकर जो विधायक हैं, जो भी एमपी हैं, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ना जाएं। अगर जाते हैं, अगर उनसे मामला साबित हो जाता है उन पर कैसा कि ये किसी लालच से या रिश्वत लेकर पार्टी छोड़कर गए, तो उन पर लगाया जाता है दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब बात आती है कि एंटी डिफेक्शन लॉ लगाता कौन है, दल बदल विरोधी कानून लगाता कौन है। तो दल बदल विरोधी कानून वो व्यक्ति लगाएगा जब उस समय का करंट सीईसी होगा, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त उस समय जो होगा वो उस व्यक्ति पर दल बदल विरोधी कानून लागू करता है और उसके हिसाब से उन सदस्यों की अयोग्यता निर्धारित, योग्यता या अयोग्यता निर्धारित की जाती है। जैसा परिणाम होता है उसको पार्टी से निकाल देते हैं या फिर पार्टी में उसको रख लेते हैं अगर गलत साबित होता है। तो दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ी गई 10वीं अनुसूची? 52वां संशोधन 1985, 52वां संशोधन 1985। तो किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में? तो राजीव गांधी। 1985 में राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनके शासनकाल में 10वीं अनुसूची संविधान में इम्प्लीमेंट की गई। तो समझ में आया 10वीं अनुसूची में किस बात का प्रावधान है? दल बदल विरोधी कानून का, एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अनुसूची नंबर 11। अनुसूची नंबर 11 में क्या प्रावधान किया गया है? तो गांवों के लिए ग्राम पंचायतें, गांवों के लिए ग्राम पंचायतों की इसमें व्यवस्था की गई, उनकी शक्तियां, उनके अधिकार और उनकी जिम्मेदारियां। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची कब इम्प्लीमेंट हुई संविधान में? तो 73वां संशोधन था 1992 में। 73वां संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची संविधान में जुड़ी और प्रधानमंत्री थे उस समय के पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री। ठीक है, तो एक बात का और ध्यान रखेंगे, ये जो अनुसूची थी ये 1993 से लागू हुई, यह अनुसूची 1993 से लागू की गई। एक साल बाद 1992 में जोड़ी गई, लेकिन 93 में इसको लागू किया गया। ठीक है, जोड़ी किसके शासनकाल में गई? पीवी नरसिम्हा राव। तो गांवों के लिए पंचायतें स्थापित की गई, यहाँ पे ग्राम पंचायतें गांवों के विकास के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांवों के विकास के लिए सबसे पहले पंचायती राज कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो प्रथम 2 राज्य थे जहाँ पंचायती राज स्थापित हुआ, राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 और आंध्र प्रदेश 10 अक्टूबर 1959। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यहाँ पर पंचायती राज स्थापित हुआ। तो 11वीं अनुसूची में क्या है? ग्राम पंचायतें। ठीक, एक चीज़ और नोट कर लेंगे कि पंचायतों के जो अधिकार क्षेत्र में आते हैं वो 29 विषय आते हैं। पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में 29 विषय आते हैं। इसके अधिकार में 29 विषयों को रखा गया। ठीक है, 29 विषय इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लें 12वीं अनुसूची की। तो 12वीं अनुसूची अंतिम अनुसूची है हमारे संविधान की, 12 ही हैं, 12 के बाद हमारी अनुसूचियाँ नहीं बढ़ाई गई। तो इसमें ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बताया, इसमें शहरी क्षेत्र के बारे में या नगर पालिका के बारे में,
उनकी शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसी हैं। शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ। तो नगरों के लिए नगर पालिका यानी शहरी प्रशासन, ग्रामीण शासन, ठीक है। तो ये कब संविधान में इम्प्लीमेंट हुआ? 74वां संशोधन था 1992 में ही ये भी जोड़ी गई। एक ही संशोधन के द्वारा, एक ही वर्ष में संशोधन हमारे अलग अलग, ये 73वां, ये 74वां। प्रधानमंत्री कौन थे 1992 में? पीवी नरसिम्हा राव थे। तो यहाँ भी 1992 ही है, तो यहाँ भी कौन होंगे? पीवी नरसिम्हा राव ही होंगे। तो 12वीं अनुसूची में क्या नगर पालिकाएँ आ गई हैं, या शहरी क्षेत्र आप बता सकते हैं, या ग्रामीण क्षेत्र या ग्राम पंचायतें। तो यहाँ पे 74वां संशोधन था 1992 में। तो नोट में एक चीज़ और लिख लेंगे, 11वीं तथा 12वीं अनुसूची 1993 से लागू हुई। 11वीं और 12वीं दोनों ही अनुसूचियाँ 1993 से ही लागू हुई। ये अनुसूचियाँ 1993 से ही लागू हुई, ठीक है। तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, इस चीज़ को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम एक बार इसको देख लेंगे। अनुसूची नंबर 1 में क्या है? राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण। नंबर 2 में क्या है? मुख्य पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख। नंबर 3 में क्या है? मुख्य पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख। नंबर 4 में क्या है? राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का उल्लेख। किसका? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का। नंबर 5 में क्या है? अनुसूचित जाति और जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख। नंबर 6 में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रशासन का उल्लेख। नंबर 7 में क्या है हमारा? केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा। उसमें 3 सूचियाँ दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अनुसूची नंबर 8 में क्या है? मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं, जो कि मूल रूप से 14 ही थी, बाद में हमारी 8 जोड़ी गई। कौन सी कब जोड़ी गई है आपने देख ली है। 9वीं अनुसूची में क्या है हमारा? भूमि सुधार अधिनियम और विनियम। कब जोड़े गए? फर्स्ट अमेंडमेंट था 1951 में, जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। उसके बाद 10वीं सूची में एंटी डिफेक्शन लॉ आया। 52वां अमेंडमेंट 1985 राजीव गांधी के द्वारा। 11वीं सूची में क्या आया हमारा? ग्राम पंचायतें। 73वां अमेंडमेंट पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। और 12वीं सूची में क्या था हमारा? नगर पालिका है, ठीक है। अमेंडमेंट 74वां था। वर्ष और पीएम हमारे दोनों एक ही थे। क्लियर है? तो हमने रिकैप कर लिया है। बड़ी आसानी से इन चीज़ों को हम याद कर सकते हैं। 10 मिनट अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो सारी चीज़ें आपको कंठस्थ याद हो जाएंगी, ठीक है। या एक बार आप दोबारा से वीडियो देख लेंगे तो आप फिर इन चीज़ों को भूल ही नहीं सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। उसके बाद यहाँ मैंने आपको अनुसूचियाँ करा दी हैं, ठीक है। देखते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या लाने वाले हैं, क्योंकि सीक्वेंस में चलेंगे, उन चीज़ों को लेकर चलेंगे जो आसानी से हमारी पकड़ में आए और आगे आने वाली चीज़ें पीछे वाली चीज़ों से रिलेट करें। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से कंटेस्ट करके तैयार कर लीजिए। पिछला जो मैंने आपको पढ़ाया उसको रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।